नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे खास प्रोग्राम पावर सेंटर को लेकर। पावर सेंटर में पिछले सप्ताह हमारे वरिष्ठ सहयोगी यशवीर कादियान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके निजी सफर के बारे में जाना। ये जाना कि आखिर मनोहर लाल का सपना क्या था, वो क्या बनना चाहते थे, आखिर क्या चुनौतियां उनके सामने आई। अब आज शेष भाग में यशवीर कादियान ने जाना है मुख्यमंत्री से राजकाज से लेकर अफसरशाही तक का सफर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े बेबाक अंदाज में उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए यशवीर कादियान के सवाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जवाब। मुख्यमंत्री बनने से पहले आप चुनावी राजनीति से दूर थे, संगठन में काम करते थे। पहला आपने चुनाव लड़ा। एक तरह से समानता आप में और मोदी जी में ये है कि दोनों ने ही बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में वो प्रवेश किया। उससे पहले आपने भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो जब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो क्या कभी आपको लग रहा था कि पार्टी कुछ ऐसा भी दायित्व देने जा रही है या कुछ ऐसा कुछ? थोड़ा इसकी जानकारी यूँ हो गई थी कि मैंने कभी चुनाव के लिए मन में नहीं आया था, लेकिन जब मुझे कहा गया कि भी आप भी कोई ना कोई अपनी सीट एक बार देखो कौन सी सीट से चुनाव लड़ सकते हो, तो अगर अधिकारियों ने कहा है तो कहने का मन में आता है कि हो सकता है कोई जिम्मेदारी अच्छी देंगे, क्योंकि जब भी जिस भी जिम्मेदारी पर रहे तो एक केंद्र बिंदु बन करके, चाहे संगठन मंत्री के नाते, चाहे देश में और जिम्मेदारियाँ रही, तो उस नाते से ही दायित्व मिला है। और एक आदमी होता है जो अपने आप लगा रहता है जिस चीज़ को करना है, प्राप्त करना है, उसमें जोड़ तोड़ करने के लिए। हमने तो कभी किया भी नहीं। हमें तो ये कहा गया कि हरियाणा में कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी हो सकती है जहाँ चुनाव लड़के जीत सकें। उस समय तक तो मुझे कंस्टिट्यूंसी भी ध्यान में नहीं थी। ये तो फिर अपने मित्रों से, बाकियों से बात करके उन्होंने कहा वैसे तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन 5 कंस्टिट्यूंसी मोटे तौर पर मेरे लिए बताई गई कि इन 5 में से कहीं भी आप लड़ सकते हो, जीत सकते हो। हमने भी जाके 5 बता दिए। अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा अच्छा, सोच समझ के। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि हम करनाल से सोचते हैं। मैंने ठीक है, मेरे लिए जैसे बाकी और हैं ऐसा करनाल भी है। मैंने कहा अभी घोषणा करने से पहले एक बार बता मैं हो आता हूँ। तो मैं 2 दिन किसी को पता नहीं कि मैंने चुनाव लड़ना है, क्या करना है। करनाल जाके 1-2 पुराने लोगों से मिला और कुछ मित्रों का मैंने कहा भी यहाँ जो आपके ऐसे लोग हैं जो राजनीति से दूर हैं, ऐसे मित्र हैं? तो उन लोगों ने कहा ऐसे मित्र बहुत हैं हमारे, उनके यहाँ चाय पिला सकते हो। तो मैं संघ के और बीजेपी के लोगों को छोड़कर जो हमारे कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत मित्र थे, ऐसे मैंने 15-20 जगह चाय पी। और 20 जगह जब चाय पी तो वहाँ जो माहौल मुझे लगा बीजेपी के समर्थन में, मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसा नहीं, लेकिन उस समर्थन के नाते से बीजेपी का मामला हवा सब है। और उन 20 जगह जाने के बाद करनाल में अनचाहे वो बात फैल गई कि लगता है मनोहर लाल जी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, करनाल से मेरा संबंध बहुत पुराना है, तो मैं प्रचारक भी रहा और बाकी लोगों से मिलना जुलना भी, उसमें से सहज वातावरण बन गया। जाके चुनाव लड़ गए, जीत गए। और जीतने के बाद विधायकों ने मिल करके और लीड की बात कर दी। केंद्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी अपना विचार करना होता उन्होंने कर लिया। केंद्र से पर्यवेक्षक आए, उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के नाते मनोहर लाल जी भूमिका निभाएं। तब से हम निभा रहे हैं। तो एक तो औपचारिक जो फैसला होता है वो तो विधायक दल की मीटिंग में होता है आमतौर पे, लेकिन आपको क्या मीटिंग से पहले भी इस चीज़ का जानकारी मिल गई थी कि आप ही स्टेट को हेड करने वाले हैं, आप ही बतौर मुख्यमंत्री, या उस मीटिंग में ही आपको मीटिंग में तो फाइनल मोहर लगती है, ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा संकेत ये तो होता है कि भी हो सकता है आपकी बारी आ जाए। तो जो किसी को कहता है हो सकता है आपकी बारी आ जाए, तो कंफर्म तो अगले ने किया नहीं, लेकिन संकेत तो कर ही देते हैं। तो उस समय हमारे वो डॉक्टर थे उत्तर प्रदेश के, जो डॉक्टर शर्मा, वो थे पर्यवेक्षक। एक वेंकैया नायडू थे जी। वेंकैया नायडू थे और एक डॉक्टर दिनेश शर्मा तो वो थे। तो उस नाते से वो दोनों लोग आए थे। तो वेंकैया जी ने मुझे जरूर कहा कि भाई आज बातचीत करते हैं, हो सकता है आपकी बारी आ जाए, नहीं तो और भी लीडर हैं। तो उस नाते से इतना संकेत देने वाले को देना होता, दे गए वो। लेकिन कुल मिला करके हमने कोई उसमें से बड़ा उत्साह जाग गया और बड़ा उसमें से नहीं बनते तो निराशा होती है, ऐसा नहीं है। मुझे तो विधानसभा के चुनाव में भी जो आप जैसे मित्र थे वो पूछते थे कि भाई कई नाम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, 6-7 नाम 8 नाम चल रहे हैं। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो कम बता रहे हो आप, और ज़्यादा चलने चाहिए। कहने क्या मतलब?
मैं चाहता हूँ कि हम 90 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी अकेली पहली बार, तो 90 के 90 विधानसभा में सभी कैंडिडेट्स को अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और कुछ नहीं है, सबको थोड़ा बहुत अगर इस नाम से वोट बढ़ जाए तो अच्छा ही है ना, फायदा ही है ना पार्टी को। जी। तो कौन बनेगा ये उस समय देखेंगे। तो कभी मन में ऐसा कोई इस बात का ध्यान में रख करके चुनाव लड़ा या ऐसा किया, ऐसा नहीं है। दायित्व है, पार्टी ने दिया है, तो उस दायित्व पर पहले भी काम करते रहे, ऐसे दायित्व अभी भी ये कर रहे हैं। तो पार्टी के नाते से एक अनुशासित सिपाही के नाते कर रहे हैं, करना ही है। तो जब आप मुख्यमंत्री बने, आपको संगठन का अनुभव था, आपको राजनीति का अनुभव था, लेकिन प्रशासन का अनुभव नहीं था। ये एक तरह से पहली दफ़ा आपका प्रशासन से उस तरह से रोल आया। तो शुरुआती दिन किस तरह के रहे आपके, कितने चुनौतीपूर्ण थे मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, जब आदमी को टारगेट स्पष्ट होता है ना, मुझे करना क्या है, तो आधी कठिनाइयाँ तो वहाँ खत्म हो जाती हैं कि हमें जनता हित में जो फैसले होंगे वो करने हैं और इनसे भी कराने हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और जो चुने हुए जो लोग होते हैं उनको तालमेल करके काम तो उनके माध्यम से ही करना होता है। टारगेट पॉलिसीज हम बनाएंगे, टारगेट हम रखेंगे, सारा कुछ करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, विधानसभा में कानून भी बनाएंगे, सब करेंगे, लेकिन करवाना तो उनके माध्यम से है। इसलिए उस सारी कार्य पद्धति को समझने के लिए तो समय लगा कि ये शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, इसकी कार्यपद्धति क्या है, आईएएस इनके काम क्या हैं, एचसीएस के क्या हैं, आईपीएस के क्या हैं, एचपीएस के क्या हैं, गवर्नर साथ कितना तालमेल रखना है। हमको तो पीएससीएम क्या होता है, ये चुनाव से कुछ दिन पहले, करनाल चुनाव में कुछ दिन पहले एक सज्जन आ गए, आईएएस ही थे, कहने लगे भी मैं आपके साथ रहूँगा। मैं तो जानता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं कि रहेंगे तो क्यों रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मैंने कहा भी आप क्यों रहने वाले हैं, कि नहीं आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और मैं आपका पीएससीएम रहूँगा। अब उनको ये पता नहीं पीएससीएम क्या होता है, वो अपने आप ही पीएससीएम बन के आ गए। और जब चुनाव जीते और मुख्यमंत्री का दायित्व की घोषणा हो गई, उस समय फिर लोगों ने बताया, क्योंकि उस ओथ के और जब ये निर्णय हुआ उसमें 5 दिन का फर्क था। 21 अक्टूबर को निर्णय हुआ था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और 26 अक्टूबर को ओथ हुई थी। तो उन 5 दिनों में बहुत सी चीज़ें लोगों ने बता दी, पीएसएम ये होता है और चीफ सेक्रेटरी ये होता है और डीजी ये होता है, उनको ये करना है, ये करना। तो ट्रेनिंग उस समय हो गई और उस समय वो 5 दिन तक वो भी चलते रहे। वो सेल्फ डिक्लेयर्ड जी पीएससी बन के आ गए थे मेरे पास। तो बाद में ध्यान में आ गया कि किस लेवल का आदमी है, तो हमें तो ध्यान में आया कि ये तो पीएससी लेवल का कोई आदमी नहीं है ऐसा। तो राजेश खुल्लर उसमें दिल्ली में थे, तो उस समय पीएससीएम बने थे संजीव कौशल। संजीव कौशल पहले सीएम थे, पहले पीएससीएम थे, और चीफ सेक्रेटरी मैडम जाखू थी, शकुंतला जाखू। तो लोगों ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी भी तुरंत बदलना चाहिए। तो जब उन्होंने पता कर लिया कि चीफ सेक्रेटरी बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए, तो हमें तो जगह नहीं बदलना। मैंने कहा ठीक है, मैडम 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितना जब तक रिटायर होंगी तब तो यही रहेंगी। इससे बड़े हैरान हुए लोग। फिर कुछ दिन बाद दिल्ली जाकर के बातचीत की, फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे राजेश खुल्लर, अरुण जेटली जी के साथ। तो अरुण जेटली जी से बात की, मैंने कहा भी इनको मुझे लेके जाना साथ। कहने लगे वैसे तो हम भेजते नहीं है, लेकिन सीएम ऑफिस में ले जाना हो तो हम भेज सकते हैं। मैंने कहा सीएम ऑफिस में ले जाना है तो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बनेंगे। तो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बनाया और राजेश खुल्लर पीएससीएम, संजीव कौशल पीएससीएम। हाँ, संजीव कौशल पीएससीएम और राजेश खुल्लर एडिशनल पीएससीएम। तो वो दोनों ही जब सामने आते थे तो कई बार तो भूल ही जाता था भी राजेश खुल्लर ये हैं कि ये हैं, संजीव कौशल ये हैं कि ये हैं। खैर हो जाएगा, 5 दिन में हुआ। तो मतलब मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि भी हमारा तो ये किसी भी आईएएस से मेरा कोई संबंध कभी पहले नहीं था, सिर्फ एक आदमी से था और वो मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास आ गए। मेरा बड़ा संकट हो गया। मैंने कहा क्या हुआ कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुझे जो है दिल्ली जाना पड़ रहा है। वो थे टीवीएस टीवीएस प्रसाद। उसी साल में 2014 में ही उनकी सिलेक्शन हो गई थी। वर्ल्ड बैंक में शायद गए थे, नहीं दिल्ली में ही गए थे वो। हाँ, तो उनकी एज एडिशनल सेक्रेटरी क्या होता है, एडिशनल होम सेक्रेटरी भी रहे हो। हाँ, तो उनकी एज सेक्रेटरी उस नाते से नियुक्ति हो गई। तो वो चले गए, कोई बात नहीं। उनका मेरा परिचय 1996 में हुआ था, 95 में, जब रोहतक में बाढ़ आई थी। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर थे। रोहतक में जब बाढ़ आई थी
उस समय उनके साथ थोड़ा सा काम करने का, क्योंकि मैं भी उस समय संगठन मंत्री था तो रोहतक हेडक्वार्टर था। जी जी, पहले गुलाब सिंह सरोत थे, भयनलाल जी की सरकार में बाढ़ आई, फिर 1996 में बंसीलाल जी आए और उन्होंने टीवीएसएन प्रसाद को हाँ, रोहतक डिप्टी कमिश्नर वही बनाया। वही तो जी टीवीएसएन उस समय था। जी खैर कुल मिलाकर के वो सिलसिला चलते चलते 2-4 महीनों में सरकारी सिस्टम क्या होते हैं ये आईएएस वाले सब समझा देते हैं, जी कोई जी हिंसा नहीं आती है। जी जी मैं गया मोदी जी के पास, मैंने कहा देखो आपने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, अब मुझे तो कुछ पता नहीं आगे पीछे क्या है क्या नहीं है, इसलिए कोई एक आदमी मेरे साथ लगा दो कि जिनको मैं कोई कठिनाई आए, कोई बात पूछनी है करनी तो उनसे पूछ लो। कहने लगे देखो तुम मुख्यमंत्री बने हो एमएलए बन के, और मैं मुख्यमंत्री बना था तो एमएलए भी नहीं था, बिना एमएलए के सीधा मुख्यमंत्री बना था। तो जब मैं सब सीख साख के आगे बढ़ गया तो तुम भी सीख साख के आगे बढ़ जाओगे, कोई चिंता नहीं, ये अफसर सब सिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो अब जब आप इतना अनुभव हो गया आपको, मुख्यमंत्री के तौर पे भी आपने रिपीट किया, जो कि हरियाणा में आमतौर पे इसका चलन कम है, तो नरेंद्र मोदी जी से जब भी मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री जी के पास आप जाते हैं, तो किस तरह की उनसे चर्चाएं होती हैं? अदर देन स्टेट इश्यूज, पर्सनल चीज़ों पे भी कभी बात होती है, कोई पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं या फीडबैक भी लेते हैं कि किस तरह का आपका एक तो पर्सनल चिंता बहुत करते हैं वो, यानी जब भी जाएंगे तो खास करके शारीरिक तौर पर हालचाल पूछ लेते हैं, दिनचर्या क्या रहती है, योगा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब पूछते हैं। और बल्कि जब मुझे कोविड हुआ तो कोविड के समय तो मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे पूछते नहीं थे, बल्कि डॉक्टरों से, चाहे डॉक्टर गुलेरिया हैं, चाहे डॉक्टर ये हमारे मेदांता वाले सुशीला कटारिया से भी वो बात कर लेते थे। तो ऐसे जितने डॉक्टर, 5-6 डॉक्टर्स का एक ग्रुप है बना हुआ कि ऐसे कभी भी किसी की चिंता करनी हो तो वो सब उस ग्रुप में डाल करके और सब वो चिंता करते थे। इलाज तो मेरा मेदांता में सुशीला कटारिया कर रही थी, लेकिन सारे डॉक्टर रोहतक वाले अपने चौधरी ध्रुव चौधरी वो भी उस ग्रुप में थे, ये 4-5 डॉक्टर थे, तो वो चिंता उस प्रकार की करते हैं। बल्कि एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, कितना है, हमारे 92 हो गया, कहने लगे इसको 80 कैसे कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर हर 3-4 महीने बाद एक आध बार पूछ लेते हैं, कभी बताता हूँ, अपने आप भी बताता हूँ, ये कभी मेरा तभी 86-87 तक पहुँचा है, लेकिन इससे नीचे करना मेरे लिए कठिन है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए सामान्यतः सवेरे 6-6:30 के बीच में उठता हूँ, बहुत देर हो जाए रात को तो थोड़ा दिक्कत होती है सवेरे उठने में, लेकिन अगर मैं 12 बजे से पहले सो गया समझो तो 6:30 मेरी नींद खुलती है। आप अलार्म लगा के उठते हैं या स्वाभाविक तौर पे? स्वाभाविक 6:30 स्वाभाविक भी है, और मेरा जो नौकर सवेरे चाय लेके आने वाला है, पानी लेके, और पानी और दवाई देता है उसमें मुझे, सबसे पहले एक टेबलेट है एसिडिटी की, तो वो लेके आता, तो वो आते ही मुझे पता लग जाता, कई बार तो मुझसे पहले उठ जाता हूँ, कभी वो आता तो वो लाइट ऑन करता तो वो मुझे उसके तुरंत बाद वो चाय लाता है। चाय पी करके फिर मैं आधा घंटा जो कुछ रात के कागज़ रह गए या सीआईडी की रिपोर्ट रह गई या कोई मैसेज रह गए, वो मैं आधा घंटा देख के फ्रेश होना, ये करना वो करना, तो चाय वाय पी के 7:30 फिर मैं योगा के लिए, 7:30 से 8:30 का टाइम मेरा है, कभी पूरा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी 50 मिनट, और उस बीच में कभी कभी हम यहाँ सैर करना या बगीची है पीछे उसमें घूमने चले जाना, तो 10-15 मिनट, फिर कुछ कप चाय लेना, उस समय फिर फ़ोन करना, टेलीफोन जो मेरे बचे हुए होते हैं पहले दिन रात के, और जो भी और कोई नए काम मुझे अपने करने हैं, केंद्र में फ़ोन करना है, तो वो मेरा ये मान के चलो कि 8:30 से 9:30, 9:30 से और 10:30 तक फिर नहाना धोना, नाश्ता करना, ये वो 11 बजे ठीक मेरे कार्यक्रम। पहले मैं शुरू में तो 9:30 बजे ही बैठ के शुरू करता था, लेकिन अब जो बाकी काम भी लगा के महत्व ज़्यादा होता है, बहुत से कागज़ ऐसे होते हैं उनको देखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, टेलीफोन करने पड़ते हैं, तो वो सारा समय भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सारे दिन भर के जो कार्यक्रम सेट करना वो सवेरे मेरे टाइप होकर के मेरे पास आ जाते हैं, इसलिए वो अब 11 बजे से पहले बहुत अगर आवश्यक हो तो 10-10:30 को मीटिंग शुरू करता हूँ, नहीं तो 11 बजे, 11 से लेकर के फिर दिन भर बैठ करता हूँ, ये चलता है। और आमतौर पे कितने बजे तक आप मीटिंग करते हैं? कहते हैं कई मीटिंग्स तो मीटिंग तो बहुत देर रात को भी चलती रहती है मेरी, 12-1 खास करके जो पीएससीएम के हमारा जो ग्रुप है 4 लोगों का, उनके साथ मेरी मीटिंग जो शुरू होती है रात को 9 बजे शुरू होती है, और वो हफ्ते में एक आध दिन वो होती है जी, और वो तो 12 बजे तक चलती है जी। हमारे अमित अग्रवाल भी उसमें होते हैं, और पीएससीएम उमाशंकर देसी जी, के पांडुरंग, ये सब, और कभी हमारे जो ओएसडी हैं उनके पास भी कई काम होते हैं, मैं रात को उनको बुलाता हूँ, 1-2 घंटे उनके साथ, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट की बैठक होती है वो करता हूँ,
अन्यथा जो बाकी कागज़ जो होते हैं उनको फिर रात को भी समय हो तो रात को मैं पढ़ता हूँ, एक 15 मिनट 20 मिनट रात को शेयर करता हूँ, 11 बजे, 11:15, 11:30, 12 से पहले एक निश्चित टाइम है। और कभी लगे कि हाँ अब इस समय काम ज़्यादा है, कोई तनाव है या काम नहीं है, उस समय फिर मैं कंप्यूटर पर बैठता हूँ। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे पोर्टल हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो मेरे दिमाग में घूम रही होती हैं, उसको मैं गूगल देख लिया, गूगल मैप देख लिया, कुछ अगले दिन के कुछ कार्यक्रम वगैरह वो भी देखना है, कोई उसमें कोई गूगल में कोई जानकारियाँ होती हैं वो लेना है, परिवार पहचान पत्र है वो देखना है। तो ऐसे सारे विषय दिन भर में जो विषय हुए होते हैं उसकी कोई जानकारी, लेकिन वो लेयरली बैठ करके जब मुझे लगता है कि अब ये आधा घंटा फुर्सत का, तब मैं बैठता हूँ। तो मनोहर लाल जी के जीवन में मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदलाव आपको लगता है कि व्यक्ति के तौर पे क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कोई चेंजेस उल्लेखनीय ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो टारगेट है वो जो शुरू का है 50 साल पहले का, 40 साल पहले का, वही टारगेट आज है कि कैसे अपने देश की, प्रदेश की जनता की सेवा हो सकती है। क्योंकि हमने परिवार के नाते से, एक तो परिवार होता भी अपना दायरा, मानो बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माता पिता हैं, एक ही परिवार होता है। जब हमने उस परिवार के दायरे से हट करके उससे ऊपर उठाया अपने आप को, तो ये वास्तव में मन में एक विचार, आज भी भावना वही है कि पूरा समाज है वो अपना परिवार है, और समाज में भी जो दायित्व है अपना, उस दायित्व के दायरे में रहने वाला समाज वही परिवार है। तो आज मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता को अगर परिवार मानता हूँ, तो उनके साथ मेरा उस प्रकार की संवेदना भी है, उस संवेदनशीलता के साथ काम करते हैं। और उसी में जब से संघ में आए तब से लेके, हाँ उससे पहले तो विचार अलग अलग हो सकते हैं कि भी जीवन में क्या बनना है, क्या करना है। तो क्या बनना, क्या करना, उसमें उस समय तो उधेड़-बुन थी, लेकिन 80 के बाद क्या बनना ये जीवन में ख़त्म हो गया, क्या करना उतना ही रह गया। जी जी जी। हाँ, क्या बनना जब होता है ना, फिर आदमी को एक तनाव होता है, एक लगता है कि भी मुझे कुछ बनना था, मैं बना नहीं। जब वो ख़त्म हो गया तो फिर ये आगे मुझे क्या करना है, और करने के लिए एक दिशा चाहिए, वो दिशा मिल गई, करते रहो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मुख्यमंत्री के तौर पे कभी कभी आपको तनाव हो जाता है, कुछ बातें आपको तनाव देती हैं या नहीं? क्षणिक कभी कभी होता है, मानो को अचानक कोई समाचार ऐसा मिल गया जिसके अंदर लगा कि भी हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, सोच के विपरीत हो गया, या कोई अहित हो गया किसी का, उस समय होता है, लेकिन वो थोड़े समय रहता है। और उस समय डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और जब बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। तो तनाव को जब कभी भी हो जाता है, राजकाज में विभिन्न दबाव भी रहते हैं, तो इन दबावों का सामना कैसे करते हैं? क्योंकि इस तरह के लोगों की अपेक्षा रहती है कि जाएंगे, कुछ अपना पर्सनल काम करवाएंगे, अपना निजी कोई लाभ लेंगे, लेकिन आपने इस प्री पार्टी को एक तरह से बदल दिया, बिल्कुल 360 डिग्री में। आपने कोशिश करी है कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है, जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, उसको सरकार का लाभ मिले, ना कि वो जो कि चक्कर काट रहे हैं या जो संगठन में किसी वजह से नज़दीक है या सरकार में किसी वजह से नज़दीक है, उनकी बजाय जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता, उसकी सुनवाई पहले लो। देखिए, व्यक्ति में एक आकांक्षा होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तो उसकी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं में से स्वार्थ पैदा होता है। तो जिनकी इच्छाएं होती हैं उसमें जिसका स्वार्थ पैदा हो गया, वो अपने संबंधों को, अपने प्रभाव को उस स्वार्थ पूर्ति के लिए यूज़ करता है, उपयोग करता है। उसके मन में ये नहीं आता कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा किसी और की ज़रूरत भी हो सकती है, उसका विचार नहीं होता। उसको तो सबसे पहले उस स्वयं को ही चिंतन करता है, वो सारा सेल्फ सेंट्रिक होता है। तो सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति जो है, वो किसी और का भला करने में उसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन जो सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, जिसके मन में परहित की बातें पहले आती हैं, वो ये सोचता है डिजर्व कौन करता है, नीडी कौन है, ज़रूरतमंद कौन है। और जब हमने परिवार माना है, तो परिवार में जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, उसकी ज़रूरत पहले है, पहले उसकी ज़रूरत पूरी करो। वो इच्छा तो शायद उसकी भी है, लेकिन वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ना तो उसके पास प्रभाव है, ना कोई उसकी पहुँच है, कोई पर नहीं है। तो जिसकी पहुँच नहीं है, जिसका प्रभाव नहीं है, उसकी आवश्यकता को पूर्ति करना, ये हमारा पहला दायित्व है, ताकि वो आनंद उसको भी मिलेगा, और मैं किसी की एक इच्छा की भी पूर्ति उसकी हो सकती है, उसकी ज़रूरत की पूर्ति है। तो ज़रूरत की पूर्ति नीडी आदमी के करने से वो आनंद हमको भी आता है। और कोई भी व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो,
उसको किस प्रकार का आनंद आता है वो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो अपने आनंद के लिए आदमी काम करता है। एक आदमी को किसी बात में आनंद आ रहा है, को किसी को आनंद आ रहा है। हमको आनंद ये आ रहा है कि हम अपने इतने बड़े परिवार में जो सबसे नीडी है, ज़रूरतमंद है, अंत्योदय की भावना जिसको लेके चलना, उसमें हमको आनंद ज़्यादा आता है। जी, जैसा कि कहा जाता है कि आनंद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जो जॉय ऑफ गिविंग है, जब आप दूसरे का भला करते हो, वो कहते हैं कि सबसे उच्च अवस्था आनंद की। जब आप दूसरे का भला करते हो तो वो जो शांति और सुकून मिलता है वो किसी और कार्य में नहीं मिलता। तो खैर, जब आप ये सब करते हो तो कभी कभी अपने लोग नाराज नहीं हो जाते कि ये मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री बने, हमारी तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये तो दूसरे ही पार्टी के व्यक्ति हैं। देखो, अगर मैं संघ का प्रचारक ना होता और वैसे मुख्यमंत्री बनता, एक संबंधों के दायरे में रहते हुए मुझे अचानक ये मौका मिलता, तो शायद वो स्थिति ज़्यादा होती जो आप कह रहे हैं। मैं चूँकि सन 80 में प्रचारक हो गया और 2014 में जाकर के मुख्यमंत्री बना, तो वो 14 और 20 34 साल जो मेरी डिटैचमेंट थी इन सारी व्यवस्थाओं से, परिवार के लोग बस ठीक है, कहीं मिल गए, नमस्ते हो गई, उनको भी लगता था अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है, और हमें भी लगा कि हाँ भी ये अलग से परिवार ये नहीं, हमारा तो परिवार बहुत बड़ा परिवार है। वो लोगों में ये भी शामिल हैं, ये भी 3.25 करोड़ का हिस्सा ही हैं। हमारी सोच में, उनकी सोच में 34 साल तक ये लगातार चला है। तो 34 साल में ये जो क्या बोलते हैं उसे, एक्लिमेटाइजेशन, वातावरण उस प्रकार का अनुकूलता, वो अनुकूलता उस समय की बनी हुई है। तो शुरू में 2014 में मुख्यमंत्री बनते थोड़ी सी इच्छा उनकी जागी थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी वो ठीक हो गई कि अब ये तो वैसा ही जैसे पहले था। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये को हमारा बहुत बड़ा भला करेगा, ये करेगा तो सबका करेगा। एक दिन मुझे ध्यान में कि जो जनता का मिलने का मेरा जो समय दोपहर को होता रहा है कैंप ऑफिस में, तो वहाँ लाइन में लोग खड़े होते हैं, हम भी जा करके उनको सबसे मिलते हैं एक एक करके। सबसे पहले उसका कागज़ का हाथ में क्या वही देखते हैं। तो मैंने वो कागज़ लेते लेते अचानक मेरी नज़र जा पड़ी, सामने खड़ा तो छोटा भाई खड़ा, गुलशन, उसकी डेथ हो गई खैर। तो वो खड़ा था, मैंने कहा तुम हाँ भी तो जनता की लाइन में तो मिल ही सकते हैं। मैंने कहा मिल सकते हैं, कोई मिल सकते हैं। तो जनता की लाइन में आके खड़ा होकर मिला, उसको भी मन में आ गया कि मुझे यहाँ मिलूंगा तो मेरी बात का कोई ना कोई सुनवाई हो जाएगी, और वैसे जाऊंगा तो शायद सुनवाई भी ना करें। आपने ये भी किया कि परिवार के लोगों की कहते हैं कि सीएम ऑफिस में आ नहीं सकते, रेजिडेंस पे आ नहीं सकते, या कुछ ऐसी है कि इसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई मानो रिश्तेदार बन के नहीं आ सकते। जी 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 जी। अगर मान लो जैसे कोई कल को कोई सामाजिक काम करने के लिए कहा कि मेरे पास तो बहुत बढ़िया अच्छी योजना है, मैं ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा के लिए कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, तो जो जैसे बाकियों को बुलाऊंगा उनको ही बुलाऊंगा। जी जी। लेकिन कोई आदमी यहाँ कहे कि मेरा ये तकलीफ है और मैं आके यहाँ मिलूंगा, वही तकलीफ तो जैसे बाकी लोग मिलते हैं वहाँ से मिलो। वहाँ रिश्तेदार बन करके आने के लिए मैंने उनको डिस्करेज किया। शुरू में आके भी रहे, एक आध बार दिखा दिया, घुमा दिया, भी ये मेरा रहने का करना। हाँ, टेलीफोन आता है, मैं सुन लेता हूँ, जैसे बाकियों को सुनता हूँ उनको भी सुनता हूँ। मुझे कहीं से कोई पता लग जाए दुख सुख का, जैसे बाकियों को फोन करता हूँ उनको भी कर लेता हूँ। तो मेरा अब वैसा दायरा नहीं है कि जैसे परिवार की जो आम जन में एक धारणा होती है ये परिवार है, बाकी परिवार नहीं है। मेरा सारा परिवार, जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्यमंत्री के तौर पे आपका 8 वर्ष के करीब कार्यकाल रहा, तो आपकी अब तक की एक उपलब्धि अगर आपने बतानी हो, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते? देखिए, उपलब्धि तो ये है कि जो बात मैं सोच के चला था 2014 में, मैं उसके ऊपर पूरा खरा उतर रहा हूँ, और इस बात का संतोष जनता को है। और जनता में शुरू में जब अच्छा नहीं भी लगता था, खास करके हमारे नज़दीक रहने वाले लोगों को, कभी ये अगर करेंगे तो इसका लाभ तो फिर सबको मिलेगा, हमको तो मिलेगा नहीं। जब उनको जाके ये लगता है, वो कहते हैं हाँ ये तो उपलब्धि है, और जिसके कारण से समाज में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को जब देखते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई लिखाई में लोगों का विश्वास कम हो गया था, खास करके हमारे नौजवान का, कि पढ़ लिख करके भी क्या होना है, धक्के खाने हैं। लेकिन जब से हमने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, मेरिट जो है उसी को सम्मान मिलेगा, तो मिशन मेरिट शुरू करने के बाद बच्चों में पढ़ाई की जो लगन शुरू हुई, उसमें शुरू हुई कि अब हमारी पढ़ाई की कीमत मिलेगी। और आज जो जिस किसी को मिलता है और जिस किसी को नहीं मिलता है,
तो ना मिलने वाला भी नाराज़ नहीं है, मिलने वाले को भी संतोष है कि मुझे मेरी मेहनत, मेरा टैलेंट, मेरी मेरिट, उसका सम्मान किया गया। जिसको नहीं मिला है उसको भी लगता है कि भाई जिसको मिला वो मेरिट पर ही मिला, बिना मेरिट के मैं अगर रह गया तो रह गया, उसमें किसी का क्या दोष है। वरना पहले क्या होता था कि मेरिट है चाहे नहीं है, जिसको देना दे दिया, और जो मेरिट वाले या बिना मेरिट वाले भी सब इस बात से ईर्ष्यालु होते थे कि देखो उसको दे दिया, हम रह गए। नाराज ज़्यादा होते थे, राजी कम होते थे। आप सब राजी आज। अभी मैं 15 दिन का टूर करके आया, 15 गाँव का टूर करके आया हूँ, 2 जिलों में, भिवानी और पलवल। और वहाँ अगर संतोषजनक जितनी बातें थी, इस बात का बहुत बड़ा संतोष था कि नौकरियाँ मेरिट पर है। इससे पहले हुड्डा शासन में या उससे पहले के शासन में 15-15, 25-25 लाख रुपए की पोटलियाँ बांध के रखनी पड़ती थी, और तभी भरोसा नहीं था कि भी नौकरी लग जाएगी। आज सीधा लोग कहते हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पे जो आपका कार्यकाल रहा है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं? मैं एकदम संतुष्ट हूँ। कभी आपको लगा कि कोई एक चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, या अब उसका वक्त जा चला गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कोई ऐसे मन में रहा कभी? देखिए, बहुत से विषय प्रोसेस के होते हैं। जो विषय आज पूरे हो रहे हैं, ये अगर मैं 2014-15 में करना चाहता तो शायद नहीं होते। जो 2014 करने थे वो उस समय शुरू किए, वो आज अपने अच्छे लेवल पर जाके कंप्लीट स्थिति में आकर के कर रहे हैं। कुछ हमने अब शुरू किए हैं, वो प्रोसेस में आते आते उसको भी थोड़ा समय लगेगा। हो सकता है कुछ विषय आज भी न हुए हों, जो कुछ समय के बाद होंगे वो आगे चलेंगे, क्योंकि अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन का जो काम हमने शुरू किया, इसमें बहुत से काम हुए। यानी अब हम सोचते हैं कि जैसे ज़मीनों का ही विषय ले लें, कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन 1900 जब हरियाणा बना उससे पहले की, पंजाब के समय की चल रही है, और होने के बाद एक राउंड लगभग पूरा हुआ 50-60 गाँव को छोड़कर। अब 60 गाँव के अब वो भी पूरा करेंगे ही, जल्दी करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज फिर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि दूसरा राउंड भी एक कंसोलिडेशन का शुरू होना चाहिए। ज़मीनों का जो काम देखते हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पार्टीशन के विषय हैं ज़मीनों के, ये आज उलझे हुए 20-20, 30 साल से। ये जो लिटिगेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये कम कैसे हो? हम लगातार कोर्ट से पूछते रहते हैं भी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को हल करने के लिए कोई नई पॉलिसी बनाए, कोई नया कानून बनाए, ताकि अनब्लॉक आपकी लिटिगेशन ख़त्म हो जाए। और सुझाव आते भी हैं, उसको हम करते भी हैं। तो ह्यूमन इंटरफेस की बजाय यानी टेक्नोलॉजी से काम कौन से हों, इस पर हम पूरा जोर लगा रहे हैं। फिर भी नया कोई ना कोई काम आता रहता है। बल्कि अब तो हमारे साथी समर्थक कहते हैं इतने नए काम हो गए हैं, अब इसको कम से कम अगले 1, 1.5, 2 साल और नया कुछ मत करना, जो करना हो तीसरी टर्म आएगी उसमें कर लेंगे। जी जी। तो हमने उसके लिए फाइल बना के रखी हुई है 2025 की। जी जी। तो आप आईटी से आपका बहुत पुराना नाता है, बहुत गहरा संबंध है। तो पहली दफ़ा आपने कंप्यूटर का कब इस्तेमाल किया? ओ, ये भी मोदी जी ने हमको एक जी लगा दी थी, एक जी जिसको कहना चाहिए एक शौक लगा दिया था। जी। मोदी जी इस मामले में बहुत आगे थे। 1997 की शायद बात है। तो जैसे ही एक दिन वो आए सुबह सुबह, कहने लगे भी गाड़ी में ज़रा 3 डब्बे उठा के लाओ। हमारा दीपक नौजवान लड़का वहाँ था, उठा के लाया। खोलो क्या है? तो उस समय वो जो बड़े कंप्यूटर पीसी जो होते थे, तो क्या उसको बोलते, मॉनिटर। वो मॉनिटर निकला, कहने लगे क्या? मैंने कहा मुझे तो छोटा सा टीवी लगता है ये, मैंने तो कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था। कहने लगे नहीं, ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। फिर एक कीबोर्ड दिखाया, फिर वो जो मेन मशीन होती है वो दिखाया। तो तीनों, इसको कोई है चलाने वाला? मैंने कहा एक लड़का कहता है कि मैं कंप्यूटर सीखा हुआ हूँ, कभी मैंने देखा किया नहीं, लेकिन है हमारे अपने बीजेपी के परिवार का ही है, बुलाओ। तो बुलाया उसको। वो कहीं नौकरी करता था, वहाँ से दौड़ा आया बेचारा। उसने आकर के सारा सेट किया, और सेट करके उसने सब सिस्टम, डॉस सिस्टम से चलता था, विंडो तो थी नहीं उस समय, विंडो तो बाद में आई सारी। तो उस समय फिर उसने चला करके हमको भी लगा भाई अब तो पूरा दिमाग है, ये तो सब कुछ कर लेता है। तो लगा लो के चले गए। उसके बाद फिर मैं उसको 3-3 घंटे लगातार रात को, जब सब सो जाते थे, मैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रात को फिर अभ्यास करता था। बल्कि 2-3 बार तो उसकी हार्ड डिस्क उड़ गई। लेकिन स्वयं अभ्यास किया, और स्वयं अभ्यास करने के बाद रुचि जो बनी, तब लगा कि हम इसमें से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने तो उसके बाद पार्टी का काम भी, कंप्यूटर लैपटॉप था मेरे पास, सारा डाटा उसमें रखता था। और लोग बड़े हैरान होते थे, क्योंकि उसमें चीज़ें पकड़ी जाती थी। कोई भी चीज़ है जिसको नहीं पता होता, पकड़ ली तो बड़ा हैरान होता था। एक बार एक
हमारे नवीन धीमान एक विधायक हिमाचल प्रदेश के, तो मेरे पास हिमाचल का काम भी था उन दिनों में, तो मैं गया, एक रेस्ट हाउस में बैठे थे, लैपटॉप मैंने खोला, कहने लगे अच्छा उन सबको एमएलए बनने के बाद मिले थे लैपटॉप, कहने लगे हमको तो चलाना भी नहीं आता, इसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं हमको पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं भी बताता हूँ। मैंने खोल के नवीन धीमान टाइप कर दिया। खोलते ही मैं एकदम हैरान हुआ मैं भी उसको देख करके, तो अरे मैंने कहा तुम बीजेपी से कभी बागी भी हुआ है? कहने लगे आपको कैसे पता लगा? मैं कहा ये बता रहा। तो नवीन धीमान बीजेपी रेबल कैंडिडेट, वो एक बार बीच में इंडिपेंडेंट लड़ गया पार्टी के टिकट के बिना, जीत गया, बाद में फिर पार्टी में शामिल हो गया। तो कहने लगे कि मैंने कहा ये तुम्हारा वेबसाइट में सारा कुछ जब चढ़ जाता है तो सारा बताया था गूगल, तो रुचि बनती है उससे। वो चीज़ बढ़ते बढ़ते ईमेल क्या होता है, फिर आज तो अब इस लेवल पर पहुंच गए कि अब चैट बॉक्स तक अब सब शुरू हो गया कि हमारे हर आदमी को चैट बॉक्स के माध्यम से सहायता मिल जाती है, उसको क्या करना क्या नहीं करना। तो अपने आप में एक अजूबा है ये IT, और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जो हमारे जैसी आयु के, जिसने अपने स्कूल के समय में तो सब तख्ती पर और किताबों पर ही गुणा भाग किया। जी। आज तो सारी चीज़ बच्चे जो है छोटे छोटे, अब हमने 5.5 लाख टेबलेट दे दिए हैं अपने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को। 5.5 लाख टेबलेट किसी स्टेट ने किसी कंट्री ने आज तक नहीं दिए। जी खुश हैं उससे बच्चे। जी, एक और विषय है वो है हरियाणा की अलग राजधानी का। बीच बीच में ऐसी जरूरत महसूस की जाती रही है कि चलिए चंडीगढ़ ठीक है राजधानी रहे, लेकिन क्या हरियाणा को कोई हरियाणा के बीचों बीच अपनी अलग से राजधानी बनानी चाहिए या अलग हाई कोर्ट बनाना चाहिए? कभी ये ऐसा है कि मेरे ये वो जो व्यक्तिगत व्यवहार के बातों में ये नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल बात है जिसको आपने छेड़ दिया। जी। आज का एजेंडा हमारा पॉलिटिकल इशू का नहीं था वैसे। जी। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं, जी देखिए एक पॉलिटिकल इशू है ज़्यादा ये। जी। अदरवाइज तो मैं ये मानता हूँ कि चंडीगढ़ ना तो पंजाब को सूट करता, ना ही हरियाणा को सूट करता। कई बार ये विषय आज से नहीं, हरियाणा जब बना तब से ये शुरू हुआ है। अब चंडीगढ़ का समझौता उस समय हुआ नहीं, आज भी कोई ऐसी विल पावर किसी में लगती नहीं है कि उसको कोई हल करे, क्योंकि उसके बदले में कई भाषाभाषी का जो एरिया है दल करने का वो भी है। फिर इस चंडीगढ़ को कौन राजनीति बनाए, या तो ऐसा विषय हो कि दोनों ही चंडीगढ़ को छोड़ करके अपनी अपनी राजधानी बनाए। फिर इसके लिए फाइनेंस केंद्र सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन चंडीगढ़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो SYL का, कि SYL का पानी नहर बनने के बाद हमको मिले, ये एक बड़ा मुद्दा है। उससे चंडीगढ़ तो अब सब लोग आते हैं जाते हैं, अभ्यस्त हो गए सब हैं। हाँ, चंडीगढ़ में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो भवनों की आ रही हैं। जैसे हमें विधानसभा के भवन की कठिनाई आ रही है, तो विधानसभा भवन के लिए हमने अलग से चंडीगढ़ से एक ज़मीन का अदल बदल किया है कि हमको चंडीगढ़ के एरिया में ही एक 10 एकड़ ज़मीन मिल जाए, बदले में उनको 12 एकड़ ज़मीन चंडीगढ़ के बॉर्डर पर ही हम अपनी हरियाणा की ज़मीन दे दें। तो मोटे तौर पर समझौता हो गया है और इस पर हम नया भवन वहाँ अपना बनाएंगे। और चंडीगढ़ का विषय कोई करंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आज ही हमको कुछ करना है। जी, तो जब कभी आपको फुर्सत मिलती है, आप फिल्म देखना, म्यूज़िक सुनना, या कभी कभार पर्यटन के लिए समय निकालना पसंद करते हैं? पर्यटन के लिए बीच में जाना आना मेरा हुआ भी है। मैं कभी एक आध बार तो 2 दिन 3 दिन ऐसे निकला भी हूँ यहाँ से। और फिर विदेश में भी मेरे पिछले टर्म में तो ज़्यादा दौरे हुए, इस बार तो एक ही दौरा हुआ है। तो पर्यटन नहीं कह सकता उसको मैं, लेकिन पर्यटन एक साइड में जिसको कहना चाहिए एक एडिशनल एक्टिविटी हो जाती है। वरना तो जो हमारे काम होते हैं उन कामों का एक हिस्सा बना करके वहाँ किसी ग्रुप को मिलना, कोई इन्वेस्टमेंट के नाते बात करना, हरियाणवी डायस्पोरा से मिलना और एक विदेश का एक्सपोजर, वो अपने आप में प्रदेश के हित में उसका क्या उपयोग हो सकता है, तो ये सारे उद्देश्य रहते हैं, उस नाते से गए हैं। बाकी कोई व्यक्तिगत इच्छा में कि पर्यटन के नाते कोई आनंद लेना है या कोई शारीरिक आराम करना, ऐसा विषय कभी आया भी नहीं है और कभी ज़रूरत महसूस नहीं की है। हाँ, कभी एक आध दिन कहीं एकांत में बैठ के काम करना है, तो अभी पिछले दिनों में एक जगह पर हम 2 रात जा कर के रहे, यानी 3 दिन 2 रात का कार्यक्रम। और मेरे चारों जो प्रिंसिपल स्टाफ यानी PSCM और देसी जी और अमित जी और हमारे KM पांडव, चारों लोग ये 3 दिन वहीं रहे। और हमने जितने काम थे पेंडिंग फाइलों के इसके उसके 3 दिन में हमने निपटाए सारे। अब किसी को ये लग सकता है कि हम वहाँ कोई मौज मस्ती करने गए, हम तो वहाँ के जो स्टाफ था वो भी कहते हैं क्या करने आप यहाँ आए हो। हमने कहा एकांत में काम करने का अवसर मिल गया, वहाँ चंडीगढ़ में मिलता नहीं इतना। जी। ये सारे काम हमने किए, तो इसलिए कोई
उस प्रकार का कोई वजन आता है शरीर पर के भी काम ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई आराम करना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी। तो म्यूजिक सुनना पसंद है आपको? संगीत सुनते हैं आप? कोई जब कोई काम ना हो हम्म, तो म्यूजिक सुनने का अवसर अगर लाभ उठा लिया जाए तो उठा लेते हैं। जी जी कभी फ्लाइट में हैं या कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, जी तो और कुछ काम नहीं है तो यही काम कर लो, बाकी अदरवाइज कोई वैसा नहीं है। मेरे कोई शौक अलग है तो जैसे भाषा, कोई नई भाषा सीखना, जी ये मेरा शौक रहा है। जी मैंने एक बार तमिल सीखी, जी तो तमिलनाडु के जो कुछ लोग हैं उनसे गपशप कर लेता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने जापानीज़ क्लासेस को सीखने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक कोर्स जो है वो शुरू किया है, तो वो चल रहा है। तो इस प्रकार के शौक अध्ययन के या फिर कुछ ज्ञान प्राप्ति के समय मिलने पर वो सब करता हूँ, लेकिन समय इतना कम है कि ये चीज़ें पूरी हो नहीं पाती हैं। कुकिंग का भी है आपको शौक? और जब कभी इस सारे काम में नहीं थे उस समय कर लेते थे कभी कभी तो। और एक समय तो ऐसा था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जी। प्रारंभिक समय में, जी उस समय मैंने लगभग 6 महीने अपने वहाँ कमरे पर अलग से खाना स्वयं बनाया। जी 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 ये है 1971 की बात। जी जी। तो ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनको आप सब ने मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मनोहर लाल जी कैसे हैं, क्या उनके शौक हैं, क्या दिनचर्याएं हैं, किस तरह से उनके जीवन शैली है, क्या उनके जीवन में बदलाव आया और कैसी उनकी अब तक की यात्रा रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कार्याल जी, धन्यवाद। Powered by TR Mangalam University, the complete world of education. आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है! दही बड़ा तो कोई भी बना लेता है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्यों मम्मी जी? अबे चुप! अगर पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराया होता तो बाइक चोरी पर गला फाड़ के ना रोता। पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराओ। देगी मिर्च का तड़का।